हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगी, आज से मैं आपके लिए व्याकरण शुरू करने वाली हूँ। और व्याकरण जो है वो सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और व्याकरण चाहे वो स्कूल लेवल की बच्ची हो या कॉलेज लेवल की या वो यूजीसी नेट की हो, सभी के लिए ज़रूरी है, या कंपटीशन एग्ज़ाम की हो, क्योंकि व्याकरण से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और व्याकरण का जो चैप्टर फर्स्ट है वो फ्रेंड्स मैं आपको यूजीसी नेट में करा चुकी हूँ, जिसमें भाषा क्या है वो 12 चैप्टर है, तो वो मैं आपको बोल करा चुकी हूँ। आज मैं आपको इसका चैप्टर 2 कराऊंगी व्याकरण में, और ये है वर्ण विचार। वर्ण विचार में जो है वो आपका आता है कि सबसे पहले तो इसमें आएगा कि जो भाषा है उसकी सबसे छोटी ध्वनि है इकाई क्या है। सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग जो है वो ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। वर्ण भाषा मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक होते हैं। जो वर्ण है, जो मैं आपको वर्ण विचार पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स, ये वर्ण जो है वो भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक होते हैं। शुद्ध उच्चारण के साथ साथ सही लेखन के लिए वर्णों का भी महत्व होता है। अब वर्णमाला में जो है वर्णों के, वर्णमाला किसे कहते हैं फ्रेंड्स? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक देवनागरी वर्णमाला, इसमें क्या आते हैं? दो तरह के आते हैं। दो, एक तो स्वर होते हैं। मानक देवनागरी वर्णमाला में देखिए स्वर और व्यंजन होते हैं, लेकिन स्वर में क्या क्या आते हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले स्वर में आएंगे ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और इन्हीं से फ्रेंड्स हिंदी की मात्राएं बनती हैं। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, जिसको भी कोई भी दूसरी लैंग्वेज की अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो पहले आप ये व्याकरण की मेरी वीडियो देखिए, तो आपको हिंदी समझ में आ जाएगी और आप हिंदी बोलना भी सीख लेंगे और लिखना भी सीख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये आप देखिए, सबसे पहले जो है स्वर आते हैं। स्वर मैंने आपको बता दिए है। स्वर की संख्या कितनी होती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसकी गिनती कर लीजिए। एक, दो, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल जो स्वर है वो होते हैं 11। और इसमें अनुस्वार आता है। अनुस्वार जो है वो अंक की बिंदी होती है, जिससे कि किसी भी शब्द के ऊपर, जैसे क मैं लिख देती हूँ, क के ऊपर अगर हम बिंदी लगा देते हैं तो इससे हो जाता है कंग, मतलब कि अंग की आवाज़ आती है इससे। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है विसर्ग। विसर्ग से जो है अह की आवाज़ आती है। जैसे मैं व्यंजन जो है क ले लेती हूँ, क के आगे मैं अगर ये विसर्ग लगा दूंगी तो इससे कैसी आवाज़ आएगी? कह। तो फ्रेंड्स, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको चलती हूँ लेकर व्यंजन की तरफ। अब व्यंजन में आप देख लीजिए, जो व्यंजन है ये क्या होते हैं। सबसे पहले जो है ये क, ख, ग, घ, अड़ा, ये है कवर्ग। इसमें वर्ग भी माने जाते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब आप ये देख लीजिए, क से शुरू हो रहा है तो ये कवर्ग है, क वर्ग। और जो च से शुरू हो रहा है वो चवर्ग है, और ट से जो शुरू लाइन हो रही है वो टवर्ग, और त से शुरू जो हो रही है वो तवर्ग, और पा से शुरू शुरू जो हो रही है वो पवर्ग। और जो य, र, ल, व है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें से फ्रेंड्स बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कवर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं और अंतस्थ कौन से व्यंजन है, तो मैं आपको ये डिटेल में बता रही हूँ। और ये जो उष्म व्यंजन होते हैं ये श होते हैं तीनों, और ह, ये 4 उष्म व्यंजन है। आपसे ये पूछ लिया जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कि अंतस्थ कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, तो ये 4 होते हैं। और उष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। और तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा फ्रेंड्स सारे व्यंजन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रहित। ग्रहित में कौन से आते हैं? जो लिए गए हैं इस भाषा में, ज, फ, आ, ये दूसरी लैंग्वेज से लिए गए हैं।
तो इन्हें क्या बोलते हैं, ज़ फ जो है ये उर्दू से लिए गए हैं और आ जो है ये इंग्लिश का वर्ड है। ये देख लीजिए, जैसे काफ़ी, काफ़ी जैसे ये आ रहा है इसमें, तो ये इंग्लिश से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें आगे हैं संयुक्त व्यंजन। अब आप ये देख लीजिए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो ये देखिए, ये संयुक्त व्यंजन है श, त्र और ये ज्ञ और ये श। अब हल चिन्ह देख लेते हैं, जो हलंत जिससे लगता है उसमें देख लीजिए कैसे लगता है वो। सभी व्यंजन वर्णों के लिपि चिन्हों में अस्वर आता है। ज़्यादातर जो है फ्रेंड जितने भी व्यंजन होते हैं, क ख ग घ क से लेके ज्ञ तक जितने भी व्यंजन हैं, उसमें सब में जो है वो अ जुड़ा होता है। अगर हमें उसे अ से अलग करना है तो हम उसमें जो है हल चिन्ह लगा देते हैं, जैसे कि ये उसके अक्षर के नीचे। अब ये देख लीजिए आप, जैसे जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना हो तो उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, वर्णों के जो है वो दो रूप होते हैं। एक तो होता है मानक रूप और एक होता है अमानक रूप। मानक रूप मतलब कि जो माना गया है और अमानक रूप जो नहीं माना गया है। अब आप ये देख लीजिए, अ का मानक रूप ये है और अमानक रूप ये है। आप इसको खुद देख लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप अच्छे से इसको चेक कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा जाता है कि मानक रूप अ का कौन सा है और अमानक रूप कौन सा है, आपको कोई सा भी दे देंगे और पूछा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप इसको अच्छे से चेक कर लेना या पॉज करके पढ़ लेना। ओके फ्रेंड्स, अब आगे है स्वर। स्वर की ये डेफिनेशन है और स्वर में मैं आपको बता देती हूँ, जब जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है वे क्या कहलाते हैं, स्वर। अब जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, ए आ इ ई उ ऊ ए ओ आऊ। तो इनसे जो है बिना रुके जो है हवा बिना रुके रुकावट के ही हम इसको बोल पा रहे हैं, तो इन्हीं को हम स्वर कहते हैं। और इसमें जो है अग्र और पश्च स्वर होता है। जो जीभ के शुरू के भाग से बोला जाता है उसको अग्र स्वर कहते हैं और जो जीभ के पिछले भाग से बोला जाता है उसको पश्च स्वर कहते हैं। पश्च का मतलब ही पीछे होता है और अग्र का मतलब आगे होता है। ओके फ्रेंड्स, आप ये देख लीजिए कौन से अग्र स्वर है और कौन से पश्च स्वर है, आप इनका उच्चारण करके भी आप देख सकते हैं। अब आप देखिए, संवृत मुंह कम खुला, विवृत मुंह अधिक खुला। जिसमें मुंह कम खुलेगा संवृत होते हैं वो, और विवृत जिसमें मुंह ज़्यादा खुलता है। ओके फ्रेंड्स, आप ये पहचान लीजिए इनकी, ये आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी तरह से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, री को नहीं लिया गया है इसमें क्योंकि हिंदी में यह उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है। लेखन की दृष्टि से री स्वर है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ये स्वर नहीं है। अन्य स्वर वर्णों की भांति उसका भी मात्रा जो है वो चिन्ह होता है और री के समान उच्चरित होता है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को जो है वो दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं वो, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उच्चारण के में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो दो भागों में। और वो दो कौन कौन से हैं, एक तो ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। जिन शब्दों के जिन स्वरों को बोलने में कम स्वर लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों को बोलने में ज़्यादा तिगुना स्वर लगता है, मतलब कि तिगुना नहीं फ्रेंड्स, जो है उससे डबल स्वर जो डबल लगता है, ये देखिए दीर्घ स्वर में अधिक स्वर लगता है, ह्रस्व स्वरों की तुलना में अधिक स्वर लगता है, उनको कहते हैं दीर्घ स्वर। और इसमें जो प्लुत स्वर नहीं दिए गए हैं उसमें तिगुना स्वर लगता है, तिगुना समय लगता है फ्रेंड्स ह्रस्व स्वर की अपेक्षा। लेकिन इसमें दो ही आपको बताए गए हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, ये देखिए, ए ई उ, जो जितने भी छोटे स्वर आते हैं वो ह्रस्व स्वर में आते हैं और जितने भी बड़े आते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। आपको डेफिनेशन समझ में आ ही गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में कुछ आया तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं,
मैं आपको फिर दोबारा से समझा सकती हूँ इसको। ओके फ्रेंड्स, अब आप ये देखिए, इन स्वरों में से ए औ का उच्चारण जो वो संयुक्त स्वर में लिया गया है। जैसे ए और ई दो स्वरों का संयुक्त रूप है। इसमें ई को मिला के और अ को मिला के लिया गया, तो इसको स्वर संयुक्त स्वर कहते हैं। यह उच्चारण तब होता है जब बाद में क्रमश य और व आए, जैसे भैया। ज़्यादातर जो ए की मात्रा कहाँ आती है, जहाँ पर य और व आखिर में उस वर्ड के पीछे लगते हैं। जैसे भैया, वैसे तो हम भैया बोलते हैं, इसमें मात्रा लगा देते हैं, दो डबल मात्रा, लेकिन अगर हम इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो वो भैया बोला जाता है, या आता है य और व। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। उदाहरण में आपको समझा चुकी हूँ, आप इसे और अच्छे से पढ़ लेना। ए और औ का उच्चारण शुद्ध स्वरों की भांति होता है, जैसे मैल, कैसा, औरत, कौन। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में स्वरों में दीर्घता का विशेष महत्व है। जैसे हर्ष स्वर में कम और दीर्घ में काम। आ की आवाज़ जो है वो आ रही है, देर तक बोला जा रहा है। दीर्घ का मतलब देर तक बोलना, और हर्ष का मतलब जल्दी से बोलना। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको आसानी से समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ए और ओ औ में भेद देख लीजिए। बेल, बेल और बैल, ए की आवाज़ आ रही है, और ए से ए की आवाज़ आ रही है। ओ से ओ की औ और और। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अंग्रेजी की डॉक्टर, कॉलेज, बार आदि शब्दों में आ और औ ध्वनियों के मध्यवर्ती दीर्घ स्वर आ का उच्चारण होता है। हिंदी के इन दीर्घ स्वरों से इसको भिन्न लिखने में बोलने के कारण इसका प्रचलन हो गया। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अंग्रेजी से लिया गया है ये शब्द। आज इसमें आता है, ये स्वरों को होठों की आकृति के आधार पर भी बांटा गया है, जैसे कि अवृत्ताकार और वृत्ताकार। अगर आपके होठ जो है वो वृत्ताकार नहीं हो, वृत्ताकार ना होकर फैले रहते हैं, उन्हें अवृत्ताकार कहते हैं। और जब होठ जो है वो वृत्ताकार फैल जाते हैं, उसको कहते हैं वृत्ताकार। जैसे कि आप इसको अ को बोली तो इसमें हमारा जो होठ है वो गोले के आकार में नहीं हो रहा। और आप जैसे देखिए ऊ, तो इसमें हमारे होठ जो है वो गोल आकार हो गए हैं बोलते वक्त, तो इसको वृत्ताकार कहते हैं स्वर, और इसको अवृत्ताकार कहते हैं। तो इस आधार पर भी इनको बांटा गया है। मैं आपको सभी तरह से बताऊंगी फ्रेंड्स, और आपने आज तक ये समझ में पढ़ा भी नहीं होगा, आपने खुद पढ़ा होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब अनुनासिक स्वर देख लीजिए, जो नाक से इससे स्वर में बोला जाता है। सभी स्वरों के उच्चारण दो प्रकार से होते हैं, एक मुख से और दूसरा मुख व नासिका दोनों से। ओके फ्रेंड्स, जो नाक से और मुंह से बोले जाते हैं वो अनुनासिक होते हैं। पहले प्रकार के स्वरों को निरुनासिक कहते हैं, जबकि दूसरी विधि से उच्चरित स्वरों को अनुनासिक कहते हैं। लिखने में स्वर के ऊपर अनुनासिकता के कारण चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, किंतु जब स्वर की मात्रा शिरोलेखा के ऊपर लगती है तो चंद्र बिंदु के स्थान पर मात्र बिंदु का प्रयोग होता है। ये समझ लीजिए, जब स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है, शिरोरेखा के ऊपर, तो चंद्र बिंदु के स्थान पर क्या हो जाता है, बिंदु। अब आप ये देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, जैसे सवार, तो इसमें क्या बोलेंगे, संवार। बाट, बाट। तो इसको जो आप प्रोनाउंस करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुनासिक स्वर और अनुस्वार में आपको अंतर बताना है। तो आपसे ये पूछे जा सकता है क्या अंतर है। तो अनुनासिक स्वर जो है वो अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजन का एक रूप है। जैसे अनुस्वार के साथ अनुनासिक के साथ आप ये देख लीजिए, कुछ शब्दों में अद्वैत होता है। जैसे हंस, हंस में बिंदी आई है, और हंस, इसलिए हंसना जो है वो हंसने के लिए आता है, जिसे हंसना है। और ये हंस एक पक्षी होता है जिसमें बिंदी आई है, और चांद बिंदु जिसमें आया उसका मतलब हंस, वो हंस रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देख लीजिए, व्यंजन जो है वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। आज मैंने आपको स्वर कंप्लीट करा दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपकी इस पढ़ाई में थोड़ी सी भी मदद हो रही है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको सारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।
और फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।